हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चों, क्या हाल चाल है। फटाफट यार जुड़ जाते हैं सेशन से, और सेशन से जुड़ के स्टार्ट करते हैं आज अपने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 3 को। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टोइचियोमेट्री खत्म कर चुके थे, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म कर चुके थे, राइट। मोल कन्वर्जन समझ चुके हैं, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी समझ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट काम करेंगे जो आगे वाले बहुत सारे चैप्टरों में काम आएगा। हेलो आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फटाफट सेशन से आ जाओ सब लोग। आई होप सबने पिछला सेशन रिवाइज जरूर किया होगा, ताकि हम स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कन्वर्जन पे बेस्ड जो होमवर्क है उनको डिस्कस कर सकें। होमवर्क डिस्कस करना चाहते हो या सीधे आगे बढ़ जाए? होमवर्क डिस्कस करना चाहते हो सीधे आगे बढ़ जाए? देखो फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग अश्विन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया गया, व्हाट इज द मास ऑफ रेसिड्यू। ये सारे क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे, तुम्हें होमवर्क में दिए थे, अगर मुझे अच्छे से याद है तो, है ना। हाँ हाँ, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको जलाया, जलाने पे बना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब CO2 तो ठहरा गैस, CO2 तो ठहरा गैस, तो गर्म करने पे गैस तो चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके 50 ग्राम अगर लिए हैं हमने, तो रेसिड्यू यानी कि जो राख बची है, जो सॉलिड बचा है, वो कितना बचेगा। रेसिड्यू यानी कि जो राख है, सॉलिड है, वो कितना होगा। तो फटाफट चलो स्टोइचियोमेट्री लगा देते हैं। मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो जिसका मोल निकालना उसका कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय जिसकी मदद से निकालेंगे उसका कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ लोग चाहें तो मोल की जगह मास बाय मोलर मास लिख के फॉर्मूले को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। हम हर बार मोल रखते हैं ताकि हर क्वेश्चन में एक सिमिलैरिटी रहे। तो ये आ गया 50/100 मोलर मास। मोल आ जाएंगे बच्चों 1/2, और अगर 1/2 मोल है कैल्शियम ऑक्साइड के, तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोलर मास 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 ग्राम हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? 28 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सबको? तो स्टोइचियोमेट्री मेरे ख्याल से अब तो आसान लगने लगी होगी। स्टोइचियोमेट्री आसान लगनी चाहिए, ये डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में चीजें आनी चाहिए, ताकि जब तुम इक्विलिब्रियम में स्टोइचियोमेट्री यूज करो, जब तुम स्टोइचियोमेट्री को प्रेशर के लिए यूज करोगे, तो आसानी रहनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। The volume in liter of CO2 liberated at STP when 10 ग्राम of 90% प्योर limestone is heated। तो ये प्योरिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिएक्शन वही है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। ये 10 ग्राम लिया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ 90% प्योर है, यानी इस 10 ग्राम में 90% ही अपने काम का है, बाकी सब बर्बाद है, बाकी सब अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज हैं। तो क्या करने वाले हम लोग, पहले ये निकाल लेते हैं कि 10 ग्राम में 90% कितना होना चाहिए। तो 90% हो जाएगा 9 ग्राम, यानी एक्चुअल में 9 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट अपने काम का है, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इंप्योरिटी है। इसकी वॉल्यूम पूछी गई है। तो देखो, मोल ऑफ CaCO3, मोल ऑफ CO2, CO2 निकालना तो CO2 का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय CaCO3 का कोएफिशिएंट। मोल की जगह क्या लिख सकते हैं? मास बाय मोलर मास, या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो कई लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई भी कर लेते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया 9/100, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो CO2 की वॉल्यूम आ जाएगी STP पे लगभग 9 को अगर लगभग 10 मान लो, तो लगभग 2.24 से थोड़ी सी कम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सबको? क्या सबके पल्ले में ये बात गई? गई या नहीं गई? वैसा ही क्वेश्चन, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20%। अगेन वही बात कि 20 ग्राम सैंपल लिया है, लेकिन इसमें सिर्फ 20% अपने काम का मसाला है, बाकी सब बर्बाद है। सिर्फ 20% ही अपने काम का मसाला है, बाकी सब बर्बाद है। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि भाई इसमें अपने काम का कितना है। 20 ग्राम का 20%, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम।
ये आ जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम अपने काम का है। ये क्वेश्चन इस साल के नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। अब हमें CO2 का मास चाहिए, तो फिर से वही रिलेशन, मोल ऑफ CO2, CO2 का कॉफिशिएंट कैल्शियम कार्बोनेट का कॉफिशिएंट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। तो CO2 का मोल आ जाएगा, पहले मोल निकाल लेते हैं, 4/100। तो मास कितना आ जाएगा CO2 का, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, तो ये आ जाएगा 1.76 ग्राम। 1.76 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर सबको, आगे समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ BaCO3 फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ CO2, mass of BaCO3 formed when excess of CO2 is passed through a solution having 0.205 mole of barium hydroxide। तो यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। किसी भी बेस में बच्चों हम लोग जब CO2 गैस पास कराते हैं, CO2 एसिडिक होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, बेरियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। इसका पूछा गया है। बेरियम का मोलर मास होता है 137, कार्बोनेट आयन का होता है 60, तो मोलर मास तो सब लोग निकाल ही पाएंगे, 197 ग्राम पर मोल। इसके मोल दिए हैं, इसके मोल पूछे गए हैं। फिर से लगाएंगे अपनी स्टोइचियोमेट्री। BaCO3 के मोल इज इक्वल टू BaCO3 का कॉफिशिएंट बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल। तो यहां पे कितना आ जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल है 0.205 मोल्स। अब अगर मास चाहिए बेरियम कार्बोनेट का, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। इसको लगभग 0.2 मान लो, तो इसको लगभग 200 मान लो, तो आंसर लगभग 40 ग्राम के आसपास होना चाहिए। कौन सा आंसर है 40 ग्राम के आसपास? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। शुभ प्रभात मनु, क्या हालचाल है, कैसे हो, कैसे हो, होमवर्क किया? When 3 gram hydrogen reacts with 29 gram of oxygen, the amount of water। अब बच्चों इस क्वेश्चन की यदि लैंग्वेज पढ़ते हो तो हाइड्रोजन के 3 ग्राम है, ऑक्सीजन के 29 ग्राम है। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट अगर दिया जाता तो डेफिनेटली हमें वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हमें वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा रिएजेंट कंट्रोल कर रहा है, कौन सा रिएजेंट मेन है यहां पे। तो क्या करेंगे, रिएक्शन लिखी 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या दे रहे हैं, 2 पानी। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कंट्रोलिंग रिएजेंट कौन है, इन दोनों में से वो रिएजेंट कौन सा है जो सारी बातें कंट्रोल करेगा। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1 को कंपेयर करना है। अब हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम, तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन कितना है 29 ग्राम, तो उसको 32 से डिवाइड कर दिया। 3/4 29/32। कंपेयर करने के लिए सॉल्व कभी मत करो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी आसानी से सेम होता हो उसको सेम कर लो। तो ये आ जाएगा 24/32, ये आ गया 29/32। कौन सा छोटा वाला है, जो कम है वही प्रोडक्ट कम बनाएगा, जो कम है रेशियो वाइज वही जल्दी खत्म होगा, और जो जल्दी खत्म होगा वही क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। तो अब जो भी कैलकुलेशन की जाएगी, वाटर के मोल, वाटर के मोल है ना, ठीक है, यस। वाटर के मोल कितना आ जाएंगे, वाटर का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के मोल। स्टोइचियोमेट्री लगाने का बुलेट स्पीड वाला तरीका। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 3/2। तो वाटर का मास चाहिए क्या, चलो मास निकाल लेते हैं। मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना आ गया 27 ग्राम। मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास होता है 18। हम भी अच्छे खासे स्वस्थ हैं। कहां से आज हिंदी भाषा का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट। अब
ड्रॉपर के बच्चे हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है बॉक्साइट में, है ना। हाँ, तो बॉक्साइट का रिडक्शन, अब ये रिएक्शन जो है यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस, ये बच्चों तुम लोग मेटलर्जी में पढ़ोगे, अगर तुम्हारे मेटलर्जी तक पहुंचने तक वो सिलेबस में रहा तो। अगर वो सिलेबस से छूट गया तो मेटलर्जी में नहीं पढ़ोगे। तो बहुत ज्यादा चेंजेस होने की उम्मीद है हमें इस साल के नीट एग्जामिनेशन में। अगर मेटलर्जी सिलेबस में बचता है तो मेटलर्जी में रिएक्शन आती है कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हॉल प्रोसेस से कैसे करते हैं। ये बनाना है 270 किलोग्राम, इसका मास पूछा गया, ये कितने किलोग्राम। अब देखो, वैसे तो हम लोग मोल निकालते समय मास को ग्राम में रखते हैं, मास को ग्राम में रखना कंपलसरी होता है जब भी हमें मोल निकालना है। लेकिन क्योंकि यहां पे मास ही गिवन है किलोग्राम में और दूसरा वाला भी मास ही पूछा गया है, तो हम सीधे सीधे किलोग्राम में भी छोड़ सकते हैं। कार्बन का मोल आ जाएगा, पहले बैलेंस तो कर लें। यहां पे 2 आ गया, यहां पे 4 आ गया, 6, तो यहां पे 3 आ गया, तो यहां पे 3 आ गया। तो कार्बन के मोल आएंगे कार्बन का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम के मोल। किसी को भी पूरी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी को भी किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी को भी हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। बस तुम्हें स्टोइचियोमेट्री में जिसके मोल निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में, जिसके मोल को यूज करने वाले उसका कोएफिशिएंट डिवीजन में, और हो गया स्टोइचियोमेट्री, हो गया स्टोइचियोमेट्री का काम। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे मास को किलोग्राम में ही रहने दे रहा हूं। तो मास ऑफ कार्बन भी जो आएगा वो किलोग्राम में ही आएगा, वरना तुम पहले ऊपर एक बार किलोग्राम में बदलोगे, किलोग्राम को ग्राम में, और फिर तुम दोबारा उसको, यहां पे मैंने किलो छोड़ दिया, दोबारा तुम उसको डिवीजन में लाओगे। तो किलोग्राम को किलोग्राम में ही रहने दिया। अब कार्बन के मोल निकालने, तो कार्बन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 90 आएगा। वैसे तो ग्राम में आता, बट किलो पहले से छोड़ा हुआ है मैंने, तो किस में आएगा, किलोग्राम में। तो कितना कार्बन यूज होगा, 90 किलोग्राम। तो 90 किलो कार्बन यूज करोगे तब जाके 270 किलो एल्यूमिनियम बनेगा। ऐसा एक रिलेशन रटवाया भी जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम और कार्बन का जो अमाउंट है वो 3:1 है। जितना एल्यूमिनियम बनाना उसका 1/3 कार्बन खत्म करना पड़ेगा। जितना भी एल्यूमिनियम बनाना है उसका 1/3 कार्बन कंज्यूम होता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। तो देखो जिंक की रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ, तो यहां पे बना जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन, जब भी किसी धातु की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं, अम्ल के साथ करते हैं, तो वहां पे बनता है हाइड्रोजन गैस और साथ में बन जाता है सॉल्ट। अब तुमसे कहा है कि 224 ml हाइड्रोजन अगर बनानी है तो उसके लिए कितना जिंक चाहिए होगा। जिंक का यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में मोलर मास दिया रहता है, चिंता मत करना कि तुम्हें मोलर मास याद रखना है। जिंक का मोलर मास होता है 65, जिंक का मोलर मास होता है 65। तो जरा देखो यहां पे क्या होने वाला है कि जो जिंक है और हाइड्रोजन, इनको तो रिलेट करना है, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। तो जिंक के मोल निकालने हैं, जिंक का कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन के मोल। अब हाइड्रोजन के मोल क्या लिखेंगे, 224 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दी है STP पे, तो हम क्या करते हैं, STP की अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम उसको 22.4 से डिवाइड करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये मिलीलीटर में है और 22.4 हमेशा लीटर में होता है, याद है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड और कर दिया, 1000 से डिवाइड और कर दिया, तो जिंक के मोल आ गए 1/100 मोल, 1/100। मोल को मास में बदलना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो कितना जिंक चाहिए होगा, बोलो भैया कितना जिंक चाहिए होगा, 0.65 ग्राम। ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आ गया समझ? चलो अगला क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है 4NH3 + 5O2 मिलके बना रहे 4NO + 6H2O
When 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, हमें इन ऑप्शन में बताना है। समझो, हमें यहां पे बच्चों इसका भी 1 मोल गिवन है और इसका भी 1 मोल गिवन है। तो ये तो हमारा सिंपल सा रूल था ना कि जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों का रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाता है तो हमें वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होता है। हमें वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे? अमोनिया के मोल डिवाइडेड बाय 4 और ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 5 को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इनमें से जो छोटा होगा वो लिमिटिंग होगा। तो कितना है? एक 1/4 है और दूसरा 1/5 है। न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहां पे ये वाला जो वैल्यू है वो छोटी है और इसलिए हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा निकला? ऑक्सीजन। यानी कि सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा अगर रिएक्शन को कंप्लीट किया। अगर यहां पे यील्ड या आउटपुट या लब्धि की बात होती कि यील्ड 100% नहीं, तब तो नहीं होता। बट क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सारा का सारा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ गया है, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब रिएक्शन जहां तक जा सकती है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? रिएक्शन जहां तक जा सकती है। और रिएक्शन कब तक जा सकती है? जब तक दोनों में से कोई एक खत्म ना हो जाए। अगर कोई भी एक खत्म हो गया तो रिएक्शन तो अपने आप खत्म। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर ऑक्सीजन है तो ये तो पक्की बात है कि सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ये सही है तो ये अपने आप गलत हो गया। ये सही है तो ये अपने आप गलत हो गया। हमें सही स्टेटमेंट चाहिए था तो ऑप्शन तो हमें मिल गया कि सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन दोनों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम यहां से निकाल सकते हो NO का अमाउंट कितना होगा? NO का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट इनटू ऑक्सीजन के मोल। H2O के मोल कितने बनेंगे? H2O का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट इनटू ऑक्सीजन के मोल। तो NO का अमाउंट बनेगा 4/5। ये भी गलत, 1 मोल नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? 4/5 मोल। ऑक्सीजन का बनेगा, वाटर का बनेगा 6/5। तो हमारे सारे स्टेटमेंट हमने चेक कर लिए स्टोइचियोमेट्री लगा के, रस समीकरणमति लगा के सारे ऑप्शन चेक हो गए। सबको क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आता है। आज देखो, आज की क्लास क्वेश्चंस की क्लास है मेनली। इतने क्वेश्चन है कि तुम्हें कभी भी स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट पे नीट में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो फिर इक्विवेलेंट मेथड का मिलेगा। 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन को जलाया गया तो कितना वाटर बनेगा? कितना वाटर बनेगा? तो ये रिएक्शन तो अब इतनी बार आ गई कि याद हो जाएगी। देखो, हम बहुत सारे क्वेश्चन क्यों करते हैं? हम एक ही लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन क्यों करते हैं? ताकि चीजें हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट फिट हो जाए। कल को क्वेश्चन दिखे तो हमें याद हो जाए, अच्छा ये लो हो गया, ये हो गया। ऐसे करना है। फिर से दोनों का अमाउंट गिवन है, दोनों का अमाउंट गिवन है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। अब मैं चाहूं तो क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूं, बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि तुमने 10 15 20 25 क्वेश्चन लगा लिए तो अब डायरेक्टली करूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं पूरा मेथड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हें भी करना है। क्यों करना है? ताकि जब तुम बार बार रिपीट करोगे तो कभी भी गलती होने के चांसेस या ये चीज मिस होने के चांसेस नहीं होंगे कि किसी क्वेश्चन में लिमिटिंग फाइंड करना था तुम भूल गए। तो ये जो भूलते हैं ना, हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमने एक ही बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस की। किसी भी चीज को 10 बार 15 बार रिपीट कर लेते हो तो डेफिनेट सी बात है वो बात कभी नहीं भूलोगे। कभी कभी क्या होगा, मोल में बदलना भूल जाएंगे। बता देता हूं, देखो क्या क्या गलती होती है वो भी बता देता हूं आज। 10 ग्राम दिया तो गलती हो जाएगी, हम सीधे 10 रख देंगे। मोल में बदलना भूल जाएंगे। मोल में बदलते बदलते ये वाला कॉफिशिएंट भूल गए, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो 10 ग्राम है तो मोल कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां 2 रखा, ये दूसरा 2 लेना भूल गए। 64 ग्राम है, मोलर मास कितना है? 32। 32 की जगह कभी गलती से 16 ले लिया। ऐसी गलतियां होती जाती हैं। तो ये आ गया, कितना आ गया? 10/4 या 5/2, 2.5 लगभग, और ये आ गया 2। साफ साफ दिख रहा है? नहीं साफ साफ दिख रहा है तो इसको तुम लिख सकते हो 4/2, ऊपर नीचे 2 × 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 4/2, ये आ गया 5/2। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है तो वाटर का अमाउंट ऑक्सीजन से आएगा। तो वाटर का निकालना तो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाटर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट।
मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन के मोल। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 2, तो वाटर कितना बनेगा 4 मोल। वाटर कितना बनेगा 4 मोल। आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। फटाफट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल। सैंपल का मतलब नमूना, नमूने का मतलब कि यहां पे हो सकता है 20 ग्राम पूरा का पूरा ना हो। जैसे कि सबको समझाया है कि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट दिया जाए, कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट दिया जाए तो यहां पे हमें हमेशा प्रोडक्ट के अमाउंट से देखना है। वीरू भैया पूछ रहे हैं हेलो सर आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है। देखो फेवरेट तो आज तो हिंट दे सकता हूं, कलर। मेरे टी शर्ट का कलर देख लो फिर सोच लो कौन हो सकता है फेवरेट। वीरू भैया मेरी टी शर्ट का कलर देख के गेस कर लो कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है मेरा। हम तो बहते भी पीला है गंदा हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो गर्म करने पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है, यस करेक्ट। अब ये है 20 ग्राम, ये है 20 ग्राम और ये बना 8 ग्राम। तो क्वेश्चन में जब भी सैंपल वर्ड लिखा हो, नमूना वर्ड लिखा हो, क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज प्योरिटी कहा जाए, शुद्धता की बात की जाए, सबसे शुद्ध नमक कौन सा है ऐसी बात की जाए, तो समझ जाना कि हो सकता है इस 20 ग्राम में इंप्योरिटीज हो, इस 20 ग्राम में कुछ चीजें फालतू की हो जो हमारे काम की नहीं है। तो जब भी हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट दिया जाता है, हमेशा हम प्रोडक्ट के अमाउंट से ही चीजों को एनालाइज करते हैं। तो जरा देखा जाए कि अगर 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए था, 1/1। इसका कॉफिशिएंट भी 1, उसका कॉफिशिएंट भी 1। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना है 8, मोलर मास कितना होगा 24 + 16 40। तो ये आ गया 1/5 मोल, 1/5 मोल। तो मास कितना होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास से मल्टीप्लाई, मोलर मास से मल्टीप्लाई। इतनी बार हम लोग मोल और बाकी चीजों का कन्वर्जन कर चुके हैं कि अब ये सब चीजें तुम्हें डायरेक्टली दिखनी चाहिए। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 17 ग्राम है। यानी कि हमने सैंपल लिया था 20 ग्राम, लेकिन उसमें हमारे मतलब का काम 17 ग्राम का ही है। बाकी लगभग 3 ग्राम के आसपास बेकार चीजें हैं, अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज हैं। तो सैंपल की प्योरिटी निकालनी है परसेंटेज में। हमारे काम वाला कितना है 84 / 5। टोटल हमने कितना लिया 20 ग्राम। परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं, जो भी जिसका भी परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखो, डिवाइड करो टोटल से, मल्टीप्लाई करो 100 से। तो ये आ गया 84%, ये आ गया 84%, यानी ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ के ही हमें आइडिया लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के ही आइडिया लग जा रहा है कि कहां पे किस क्वेश्चन में क्या बातें हमें यूज करनी है, किस क्वेश्चन में क्या बातें यूज करनी है। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको जब हमने एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट कराया तो 0.88 ग्राम CO2 बना इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमें बताना है सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। तो देखो नॉट CaCl2, CaCO3 की परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। हमेशा प्योरिटी इनिशियल अमाउंट की बताते हैं। तो कितना CO2 बना, रिएक्शन बैलेंस है जी हाँ, CO2 कितना बना 0.88। हमेशा श्योरिटी किसके साथ है, प्रोडक्ट के अमाउंट के साथ। तो निकाल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना होना चाहिए था, 1/1। 1/1 क्यों, इसका कॉफिशिएंट भी 1, इसका कॉफिशिएंट भी 1, मल्टीप्लाई बाय CO2 के मोल्स। CO2 है 0.88 ग्राम, इसको डिवाइड किया 44 से, इसको डिवाइड किया, डेसिमल हटाया तो 100 आ गया, तो मोल आ गए 2/100, 2/100 मोल। तो मास आ गया मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो मास आ गया ग्राम। अब देखो जैसे अभी हमने क्या किया कि मोलर मास, तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मोलर मास नहीं निकाल रहा हूं,
क्योंकि वो मॉलिक्यूल इतनी बार मेरे सामने आया और इतनी बार मैंने मोलर मास खुद से निकाला है स्टार्टिंग में कि अब याद हो गया है। तो वही चीज तुम्हें करनी की प्रैक्टिस इतनी बार करो कि चीजें अपने आप दिमाग में भी ना आए तो मसल मेमोरी में आ जाए। मतलब नींद में भी इंसान कर रहा है तो गलत नहीं करेगा, नींद में भी इंसान कर रहा है तो ऐसी चीजें गलत नहीं होंगी। अब हमें क्या पता चला, 4 ग्राम टोटल था 4 ग्राम, लेकिन उसमें से हमारे काम का कितना है 2 ग्राम। तो सीधे सीधे भी दिख रहा है आधा ही तो हमारे काम का है। तो प्योरिटी कितनी हो गई 50%। प्योरिटी कितनी हो गई 50%। चलो एक यील्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड व्हेन 20 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ बी एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन दिए तो देखो इसमें दो तरह कर सकते हैं। यील्ड है 80%। 80% का मतलब जितना भी काम होना था रिएक्शन में उसका 80% काम ही हो पाएगा। रिएक्शन में जितना भी काम होना था उसका 80% काम ही हो पाएगा। तो तुम चाहो तो शुरुआत में ही 80% कर दो कि जो एक्चुअल मोल ऑफ ए रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में जो रिएक्ट कर रहे हैं वो 20 इंटू 80%। मतलब यील्ड को हमेशा देखने के दो तरीके हैं। या तो तुम शुरुआत में ही तुमने जितना भी मसाला भरा अपने डब्बे के अंदर उसका 80% ही यूज हुआ, या ऐसे भी कह सकते हो जितना था उससे जो बनना था वो 80% ही बना। तो यील्ड हमेशा दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात आएगी। रिएक्टेंट की तरफ भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट की तरफ भी। मेथड 1 में मैं रिएक्टेंट की तरफ अप्लाई कर रहा हूं। तो अगर ए के 16 मोल ही रिएक्ट कर रहे हैं तो सी के मोल, सी का कोफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाय ए के मोल्स। तो ए के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 16 ही रिएक्ट कर रहे हैं। 16 यहां पे रख दो तो कितना आ जाएगा 24 मोल्स। तो इस केस में बच्चों हमारा आंसर होगा 24 मोल्स, कि ए के हमारे 24 मोल्स ही बन पाएंगे। ए के हमारे 24 मोल्स ही बन पाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, मेथड नंबर 2 में। पहले हम ए के टोटल मोल देख लें कितना है 20। तो इसके हिसाब से सी कितना बनना था, रिलेशन वही होगा सी का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट। सी का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय ए का मोल। इस बार यहां पे रखेंगे 20, तो 20 रखने पाएगा 30 मोल। तो अभी तो ये पता चला कि अगर रिएक्शन 100% होती तो 30 मोल बनता, अगर रिएक्शन 100% होती तो 30 मोल बनता। बट रिएक्शन हुई कितनी 80%, तो कितना बनेगा 30 मोल का सिर्फ और सिर्फ 80%, 80% ही बन पाएगा। फिर से आंसर कितना आएगा 24 मोल्स। तो मेथड 1 में मैंने यील्ड का कॉन्सेप्ट, जो प्रतिशत लब्धि होता है, जो परसेंटेज आउटपुट होता है, उसके कॉन्सेप्ट को रिएक्टेंट पे लगाया। और मेथड नंबर 2 में मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट पे लगाया। बट फाइनल आंसर सेम है, फाइनल आंसर सेम है। दोनों पे मत लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं कि तुमने रिएक्टेंट पे भी लगाया फिर वापस से प्रोडक्ट पे भी लगा दिया, एक ही बार लगाओगे ना जो भी कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये हो गया परसेंटेज लब्धि की बात, परसेंटेज लब्धि की बात। अब बच्चों हम लोगों ने मोल मोल कन्वर्जन भी समझा था ना, मोल मोल कन्वर्जन। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा दूं, एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। याद है कि जब भी हम किसी बड़े से जाते हैं किसी छोटे की तरफ, जब भी हम किसी बड़े से किसी छोटे की तरफ जाते हैं, जैसे किसी भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी या परमाणुकता का मतलब एक में कितना है। और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम वही काम में डिवाइड कर देते हैं एटॉमिसिटी से, एक में कितना है, एक में कितना है। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाना है तो डिवाइड करेंगे, बड़ी यूनिट को छोटी बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अब देखना, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बोला इसका मतलब O2,
ऑक्सीजन गैस बोला, इसका मतलब O2। तो O2 में क्या दिया है पहले ये देखो, 64 ग्राम ऑफ O2 गैस। 64 ग्राम दिए हैं किसके, ऑक्सीजन गैस के। तो यहां पे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, 64 को डिवाइड कर लेते हैं 32 से, तो ये मोल बनेंगे किसके, ऑक्सीजन गैस के। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अगर तुमने इस मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो जब भी तुम्हें ऐसा फील आए कि दिया किसी और के बारे में है, पूछा किसी और के बारे में, तुम्हारे दिमाग में मॉलिक्यूल, एटम, आयन, ये तीन अलग अलग चीजें होनी चाहिए। मॉलिक्यूल अलग है, एटम अलग है, आयन अलग है, ये एक ही चीजें नहीं है। हमसे पूछा गया है एटम के बारे में और हमें दिया गया है मॉलिक्यूल के बारे में, तो हम क्या करेंगे, हम पहले मॉलिक्यूल को बदलेंगे एटम में। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है मॉलिक्यूल एटम में, मॉलिक्यूल। तो ऐसे सोच सकते हो ना कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, इसी नंबर को बोलते हैं परमाणुकता या एटॉमिसिटी। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसका मतलब अगर ये मेरा 2 मोल है तो बड़ी वाली चीज में मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े से छोटे जा रहे हैं हम, मॉलिक्यूल से एटम, अणु से परमाणु जा रहे हैं, तो बड़े वाले में मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परमाणुकता से, तो ये आ जाएगा 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे, 4 मोल। 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 4 गुणे एवोगैड्रो नंबर, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। यहां से भी आ सकते हो कि 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2Na में 4Na एटम होंगे। बट हम शुरुआत से क्या कोशिश करें कि हमारे केंद्र में, हमारे सेंटर में मोल रहे, और इसी चीज को हमने बोला था मोल मोल कन्वर्जन। इसी चीज को क्या बोला था, मोल मोल कन्वर्जन, मोल का मोल से कन्वर्जन। जैसे देखो अगला क्वेश्चन समझो, हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4, H2SO4 के ऐसे कितने मोल हैं जिसमें 0.08 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, H2SO4 कितना लें जिसमें इतना ऑक्सीजन एटम होगा, ये दिया गया, सॉरी ये दिया गया है। तो फील लेके देखो, क्वेश्चन की फील लेके देखो, छोटे वाले की चीज बता दी कि ऑक्सीजन इतना है, डब्बे के अंदर पेन कितने हैं ये बता दिया, डब्बे कितने आएंगे ये बताओ। तो क्या कर लेंगे, यहां पे देखो, चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी, 4, तो चाहो तो पहले हमेशा ऐसे फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो डायग्राम सिखा दूंगा। फॉर्मूला लिख के क्या पता चला, एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, यानी जितना भी तुम H2SO4 लोगे, और ये सारी बातें सिर्फ मोल पे लगाना, मास पे मत लगा देना कभी भी, मास या द्रव्यमान पे कभी मत लगाना। जितना भी तुम H2SO4 लोगे, ऑक्सीजन उसका 4 गुना है, ऑक्सीजन उसका 4 गुना है। अब तुम्हें ये दिया तो ये निकाल लो, ये दिया तो ये निकाल लो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। इस बार हमें ये दिया है, कितना दिया, 0.08। तो मोल ऑफ H2SO4 कितना आ गया, 0.02 मोल्स। फिर इसको जो भी बनाना है उसमें बदल लो। तो हर क्वेश्चन बच्चों इस पे भी बात को फॉलो करना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या दिया है, कितना दिया है, किसका दिया है, तो किसका भी बहुत मैटर रखता है। कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़ के ये फील आती है कि दिया किसी और के बारे में है, पूछा किसी और के बारे में है, तो वहां पे तुम मोल मोल कन्वर्जन का यूज करोगे, वहां पे तुम लोग मोल मोल कन्वर्जन का यूज करोगे कि मोल को मोल में कैसे बदलते हैं। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है, देखना ध्यान से, देखना कैसे करेंगे। ये एटम ही दिया है, 1 ग्राम ऑक्सीजन, क्या दिया है, एटम ही दिया है। एटम को मोल में बदला, मोल को Na से मल्टीप्लाई किया,
तो ये आ गए एटम। एटम को मोल में बदला, मोल को Na से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गए एटम। ये मॉलिक्यूल दिया है। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। अब जैसे समझो, मैंने तुम्हें आज बोल दिया कि भैया एटम, मॉलिक्यूल, आयन अलग अलग है, ध्यान देना। क्या दिया है, कितना दिया है, किसका दिया है, ध्यान देना। अब तुम्हें एक दिन ये बात याद रही, 2 दिन ये बात याद रही, 4 महीने बाद याद डेफिनेटली नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर तुमने जब तक 10-15 क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात बैठेगी नहीं, जाएगी एक तरफ से दूसरी तरफ से बाहर, गार्बेज। हर क्वेश्चन में इस बात की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप डिफॉल्ट तुम्हारे अंदर ही आ जाएगा कि हाँ ये काम करना ही करना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो डिवाइड भी मॉलिक्यूल के मोलर मास से करेंगे। तो अभी ये मॉलिक्यूल के मोल आए, अभी किसके मोल आए, मॉलिक्यूल के मोल आए। अब इस मॉलिक्यूल के मोल को, क्योंकि हमें एटम जानना है, क्वेश्चन मॉलिक्यूल नहीं पूछा, क्वेश्चन एटम पूछा है, तो इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एटम के मोल। इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम। पहले दूसरे में सेम है, यानी आंसर तो डी होने वाला है। इसमें देखो ये क्या दिया है, ओजोन। ये क्या दिया है, ओजोन। तो ओजोन का मोलर मास, अगर ओजोन का मास है तो मोलर मास भी किसका लेंगे, ओजोन का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर हम हर जगह ऑक्सीजन का ही मोलर मास 16 ले लें तो आंसर तो सब में सेम आएगा, यहां पे सेम आ भी जाएगा। लेकिन ऐसा ये कोई कॉन्सेप्ट तो बना नहीं है, तो सिर्फ तुक्का बना कि इस क्वेश्चन में काम करेगी, अगले क्वेश्चन में शायद ना करे। कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर अगर हम हर जगह ऑक्सीजन एटम का ही मोलर मास से डिवाइड करें तो ऑक्सीजन एटम तो सेम आएगा, इस क्वेश्चन में आ जाएगा, हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट पे जाना है, तुक्केबाजी पे नहीं जाना है। अभी ये किसके मोल है, ऑक्सीजन, ओजोन के। हमें किसका चाहिए, एटम का। ओजोन में एटॉमिसिटी कितनी, 3, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा, बड़े से छोटा जाए तो मल्टीप्लाई, किसके मोल बन गए, एटम के। एटम के मोल बन गया तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया एटम का नंबर, ये बन गया एटम का नंबर। और इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक मुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि नंबर निकालने के लिए हमेशा Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके मोल कम है, जिसके मोल कम है उसके नंबर भी कम होंगे, जिसके मोल ज्यादा है उसके नंबर भी ज्यादा है। तो अगर कभी मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम कहा गया तो हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि किसमें मैक्सिमम मोल है, किसमें मैक्सिमम मोल है। तो मोल और एटम के नंबर प्रोपोर्शनल है, कंपेयर करते समय थोड़ा सा समय बच जाएगा। जिसका मोल ज्यादा है उसके नंबर भी ज्यादा होंगे, जिसका मोल कम है उसके नंबर भी कम होंगे, क्योंकि हर बार हम Na से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार हम Na से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, which one of the following has maximum number of atom? तो इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का मतलब मैक्सिमम मोल चाहिए, लेकिन किसके चाहिए, एटम के। मैक्सिमम मोल चाहिए एटम के, क्योंकि जब ये क्वेश्चन नीट एग्जाम 2020 में आया होगा तो उन्होंने अच्छे इंसानों की तरह क्वेश्चन के ऊपर लिखा नहीं होगा कि बच्चों ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है, बच्चों इस क्वेश्चन में तुम्हें एटम मॉलिक्यूल को बदलना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, हिंट नहीं लिखा होगा। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के फील आनी चाहिए कि क्या कन्वर्जन करना है, नहीं करना है। एटम दिया है, एटम पूछा है, कन्वर्जन नहीं करना है, एटॉमिसिटी का कोई पंगा नहीं। एटम दिया है, एटम पूछा है, एटॉमिसिटी का कोई पंगा नहीं। एटम दिया है, एटम पूछा है, एटॉमिसिटी का कोई पंगा नहीं। मॉलिक्यूल दिया है, एटम पूछा है, एटॉमिसिटी का पंगा आएगा। तो इन चारों में से सिर्फ थर्ड ऑप्शन हमें एटॉमिसिटी यूज करने को अलाउ कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है। देखो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 108, ये आ गया मोल एटम का। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ गया मोल एटम का। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीजन का लेंगे क्योंकि मास O2 का दिया है, लेकिन ये मोल आया मॉलिक्यूल का, ये मोल आया मॉलिक्यूल का। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बन जाए एटम का मोल। तो देखो हर एक ऑप्शन को पढ़ के हमने सोचा कहां पे ये कन्वर्जन करने की जरूरत है, कहां पे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कहां पे नहीं है। एटम दिया है तो सीधे मोलर मास से डिवाइड किया, मोल आ गया।
तो ये मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम एंड मोल ऑफ एटम, इन चारों को कंपेयर करना है। इन चारों में देखें तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम ये होगा। यानी चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम लिथियम में होंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम लिथियम में होंगे। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? इन विच केस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम, इनमें से किस केस में वाटर मॉलिक्यूल के नंबर मैक्सिमम है? तो जरा देखना, यहां पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल ही दिया है। अब इतना तो पक्का है कि मोल अगर मैक्सिमम होंगे, जिसमें वाटर के मोल मैक्सिमम होंगे, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी मैक्सिमम होंगे, है ना? सही बात है। गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मोल, फोर्थ ऑप्शन में तो हमें सीधे दिया है 10 टू द पावर -3। फोर्थ ऑप्शन में सीधे दिया है 10 टू द पावर -3। यहां पे देखो वेपर, वेपर यानी कि गैस, गैस को मोल में कैसे बदलेंगे? जो भी वॉल्यूम गिवन है, कितना है 1 2 3 4, यहां पे ले आता हूं डेसिमल को, यहां पे तो इसको लिख सकता हूं 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, और ऊपर वाले में रहेगा 10 टू द पावर -4, क्योंकि डेसिमल मैंने 1 2 3 4 4 प्लेस आगे शिफ्ट किया, डेसिमल को मैंने 4 प्लेस आगे शिफ्ट किया, तो ये आ गया मोल 10 टू द पावर -4। इन दोनों में तो ये वाला बड़ा है, सी और डी में तो डी वाला बड़ा है। बी में आते हैं, मास दिया है, तो इसको लिख सकता हूं 18 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम। मोलर मास से डिवाइड किया 18 से, तो ये आ गया 10 टू द पावर -2 मोल। तो इतना पता चल गया कि बी, सी और डी में तो बी बड़ा है, पावर जितनी कम नेगेटिव उतना बड़ा, क्योंकि 10 की पावर -2 0.01, -3 0.001, -4 0.0001। तो जितना ज्यादा नेगेटिव पावर होगी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव पावर होगी वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। यहां पे देखो वॉल्यूम गिवन है, लेकिन वाटर बोला, वाटर का नॉर्मल डिफॉल्ट फॉर्म क्या है? लिक्विड। लिक्विड के लिए हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो लिक्विड के लिए क्या करेंगे? लिक्विड के लिए यूज करेंगे डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी अगर नहीं दी गई है तो मान लेते हैं 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी अगर नहीं दी गई है तो मान लेते हैं 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर वाटर का मास चाहिए तो मास को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है? यहां पे हमें मिलेगा 18 ml वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1, तो ये आ गया 18 ग्राम। 18 ग्राम को मोलर मास 18 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आ गया बच्चों 1 मोल। कितना आ गया? 1 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें है? सबसे ज्यादा मोल है ऑप्शन नंबर ए में। अगर ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा मोल है तो ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल भी होंगे, ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल भी होंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compound xy2 x3y2. 0.1 mole of xy2 weighs 10 gram, 0.05 mole of x3y2 weighs 9 gram. Atomic weight of x and y are. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y कोई दो एटम है, दो परमाणु है, ये रिएक्ट करके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो हम यहां पे एक डब्बा बना लेते हैं, ये वाला हिस्सा xy2 के नाम और ये वाला हिस्सा x3y2 के नाम। नीट एग्जाम 2016 x3y2 ने निकाला। अब क्या कह रहा है कि इसका जो 0.1 मोल है, इसका जो 0.1 मोल है उसका मास है 10 ग्राम। 0.1 मोल का मास कितना है? 10 ग्राम। और इसका जो कितना 0.05 मोल है उसका मास है 9 ग्राम। और हमें कुछ चाहिए जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी दोनों एटम का अलग अलग मास चाहिए।
दोनों एटम का बच्चों अलग अलग मास चाहिए। तो मोल मास रिलेशन दिया है, नहीं मोल मास रिलेशन है तो मोलर मास आ सकता है, मोल मास रिलेशन है तो मोलर मास आ सकता है। मान लेते हैं कि x का मोलर मास x है, x का मोलर मास x है और y का मोलर मास y है। तो XY2 का मोलर मास कितना होगा? मैंने दोनों का अलग अलग क्यों माना? क्योंकि दोनों का अलग अलग पूछा गया है, दोनों का अलग अलग पूछा है। XY2 का मोलर मास कितना आ जाएगा? x + 2y। X3Y2 का मोलर मास कितना आ जाएगा? 3x + 2y। आएगा नहीं आएगा? बोलो, आएगा नहीं आएगा? तो हमने एक x 2y थे तो x + 2y कर दिया, 3x 2y थे तो 3x + 2y कर दिया। अब मास और मोलर मास का रिलेशन, मोल का रिलेशन क्या होता है कि मोल को अगर मैं मास को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो वो मोल बन जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं /10। मोल को अगर निकालना चाहो तो जितना भी मास है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। मास को अगर मोलर मास से डिवाइड करोगे तो वो मोल बन जाता है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y आ गया 100, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण संख्या 1। यहां पे देखो 5 से पहले ये 20 चला जाएगा, 3x + 2y 9 दूनी 18, 180, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम ये भी देख पा रहे, ठीक है, ये बना। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि दो इक्वेशन है। चलो, पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 180। दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 100। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया, ये कटा, 3x - x आ गया 2x, 180 - 100 आ गया 80, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू आ गई 40। आंसर तो हमें यहीं से मिल गया। b निकालना है, y निकालना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली वाली में रख दो। 40 + 2y 100, तो 2y = 60, 100 - 40, y = 30। यानी पहले वाले एलिमेंट का मोलर मास है 40 और दूसरे वाले का है 30। 40 और 30 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 40 और 30 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। इफ एवोगैड्रो नंबर Na is changed from this value to this value, this would change, this would change। समझो, पहले एक बार ऑप्शन समझ लो। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम का मास, बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्शन का रेशियो, क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन द कंपाउंड, ये भी चेंज होगा। इनमें तो इन चीजों को समझाते समय, जिसको हम बोलते हैं नियत अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें तो एवोगैड्रो नंबर का कहीं यूज ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं वो एक कांस्टेंट रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो, एक निश्चित अनुपात में रिएक्ट करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर चाहे ये हो चाहे वो, उससे अनुपात में क्या फर्क पड़ेगा? नंबर के रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास की यूनिट क्यों बदल जाएगी भाई? ये तो अलग ही तरह से डिफाइन की गई है। तो आंसर तो भैया ए है। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक पेन का मास 5 ग्राम है, तो 1 दर्जन पेन का मास कितना होगा? 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 12 × 5 हो गया 60। 12 × 5 हो गया 60। बट कल को अगर मैं बोल दूं कि जो नया वाला दर्जन है, दर्जन की डेफिनेशन बदल दूं कि भैया 1 दर्जन में अब सिर्फ 6 आएंगे, 1 दर्जन की नई डेफिनेशन में मान लो सिर्फ 6 आते हैं, तो अगर 1 दर्जन का मास अब पूछेंगे तो अब तो मैं 6 पेन का ही मास बताऊंगा। हाँ या ना? समझ पाए? अगर मैं अपनी दर्जन की डेफिनेशन बदल दूं, एवोगैड्रो नंबर यही तो है, मोल की डेफिनेशन। अगर मैं अपने दर्जन की डेफिनेशन बोल दूं कि दर्जन के नए वाले अवतार में 12 की जगह 6 आते हैं, तो पहले मैं 1 दर्जन के मास में 12 चीजों का मास बता रहा था, अब मैं 1 दर्जन के मास में 6 चीजों का मास बताऊंगा। लेकिन जो 1 का मास है वो तो नहीं बदला ना, जो 1 का मास है वो तो नहीं बदला।
वैसे ही कुछ यहां पे हुआ, अगर एक एटम का मास मान लो 20 है, तो अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो उनका मास 20 Na होगा और यही 1 मोल में होंगे। बट अगर मैं कहूं 1 मोल में अब एवोगैड्रो नहीं, अब 10 अब Na डैश एटम है, तो उनका मास Na डैश हो जाएगा। तो अगर हम यही बदल दें कि 1 मोल में कितने एटम होंगे तो उनका मास भी तो बदल जाएगा। तो 1 मोल का मास या मोलर मास चेंज हो जाएगा। अगर कल को हम अपने मोल की डेफिनेशन बदल दें कि 1 मोल में भैया इतने नहीं इतने पार्टिकल होते हैं, तो वहां पे जो मोलर चीजें कि 1 मोल में कितना मास होता है, 1 मोल में कितनी वॉल्यूम होती है, ये सब बातें बदल जाएंगी, ये सब बातें बदल जाएंगी। बट ऐसा करेंगे नहीं, पूरी साइंस हिल के रख जाएगी, पूरी साइंस हिल जाएगी। चलो बच्चों, अब बात करते हैं जो बाकी हमारे होमवर्क क्वेश्चन है, वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे आज, उनको फिर से सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें सॉल्व कर लो, अगली क्लास में बाकी होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। सोल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात, अगर हमारे पास दो चीजें हैं, जब भी हम सोल्यूशन बोलते हैं मेनली हमारे दिमाग में एक लिक्विड आता है, एक द्रव आता है, लेकिन सोल्यूशन कैसा भी हो सकता है, ठोस या द्रव, ठोस या द्रव कैसा भी हो सकता है। तो अगर बच्चों हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, पहली चीज उनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, आपस में कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो अगर दो या दो से ज्यादा चीजें हैं और इनको हम होमोजीनियसली मिला दें, होमोजीनियसली मतलब यूनिफॉर्म तरीके से, तो जो हमें नया मिक्सचर मिलता है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा, उस मिक्सचर को कहा जाता है सोल्यूशन, उस मिक्सचर को कहा जाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, लिक्विड सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन लिक्विड है, गैसियस सोल्यूशन जैसे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, और सॉलिड सोल्यूशन, और सॉलिड सोल्यूशन, और सॉलिड सोल्यूशन। तीनों में अंतर क्या है? सॉल्वेंट का। तीनों में अंतर क्या है? सॉल्वेंट का, क्योंकि सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट बताता है। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैसियस है तो गैसियस। और भी हम डिवाइड करते हैं सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हैं टोटल। टर्नरी सोल्यूशन, जिसमें तीन कंपोनेंट हैं, तीन चीजों को मिलाया गया, जैसे पानी में नमक और चीनी दोनों मिला दो तो वो टर्नरी बन गया। इसे द्विआंगी त्रिआंगी भी कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं कि जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सल्यूट, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट। जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं सल्यूट, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस फेज को, जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन की फिजिकल अपीयरेंस देता है, यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है। हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। ये 3 हुए। फिर सॉलिड लिक्विड गैस इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस इन गैस। तो ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग सॉल्वेंट के आधार पे। क्लियर सबको? सॉल्यूट के अलावा, सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट है उन सबको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, उन सबको हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, एक ही सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा बाकी सबको सॉल्यूट ही कहा जाएगा। क्लियर? और अगर पानी है
तो यूजुअली पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो किसी में नहीं घुला वो पानी में घुला, जो किसी में नहीं घुला वो पानी में घुला। तो अगर एक कंपोनेंट पानी है तो डेफिनेटली पानी को ही हम सॉल्वेंट मान लेंगे, पानी को ही हम सॉल्वेंट मान लेंगे। अब आता है कॉन्सेंट्रेशन। अब बच्चों थोड़ा सा समझा जाए कॉन्सेंट्रेशन को। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं ना, ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ। ध्यान में क्या करो? शक्ति लगा दो अपने माइंड से, मतलब इतना ध्यान लगा दो कि आग लग गई। या देखो इधर, मान लो बच्चों मैंने चीनी को पानी में मिलाया, चीनी को पानी में मिलाया, चीनी नीचे जाके बैठ गई, मैंने चम्मच से चलाया ही नहीं, चीनी नीचे जाके बैठ गई तो क्या होगा? पानी कहीं ज्यादा मीठा कहीं कम मीठा, कहीं पे ज्यादा मीठा कहीं पे कम मीठा। तो पहली बात ये दिखा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह चीनी एक समान रूप से नहीं बटी हुई है, कहीं पे चीनी ज्यादा फील हो रही, कहीं पे चीनी कम हो रही है। अब उसको चला दिया, अब चीनी अलग अलग, मान लो मैंने 10 ग्राम पानी में 5 ग्राम चीनी मिलाई, 10 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी मिलाई, तो सारे पानी की मिठास अलग अलग होगी या नहीं होगी? तो ये जो हम मिठास की बात करें, जो स्वीटनेस की बात करें कि किसी सॉल्यूशन की कितनी पावर है, किसी सॉल्यूशन की कितनी स्ट्रेंथ है, यानी सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक बना है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। गुड मॉर्निंग स्नेहा। कोई बात नहीं, पुराने लेक्चर देख लेना, अभी तक हमने 3 टॉपिक किए हैं, ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम ये बताते हैं कि कोई चीज डिसॉल्व की गई, तो सिर्फ इतना बता देना काफी नहीं कितने में डिसॉल्व की। मान लो मेरे को 5 ग्राम चीनी है, अब उसी चीनी को अगर मैं एक ग्लास पानी में या एक बकेट, एक बाल्टी पानी में डिसॉल्व करता हूं, तो दोनों की स्वीटनेस अलग अलग होगी, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, दोनों की पावर अलग अलग होगी। तो हम कहेंगे दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो हमें सिर्फ सल्यूट या सिर्फ सॉल्वेंट के काम से काम नहीं चलता है, हमें दोनों का अमाउंट चाहिए, हमें बच्चों दोनों का अमाउंट चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या बताता है? क्या डिसॉल्व है, कितने में डिसॉल्व है, या ये कह सकते हो कितना सल्यूट कितने में डिसॉल्व है, कितना सल्यूट कितने में डिसॉल्व है। इस चीज को, इस टर्म को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले ये बात समझ लो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू amount of solute divided by total amount of solvent और total amount of solution। तो हम हमेशा ये बता रहे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 4, और इस चैप्टर का ये आखिरी फॉर्मूला है। फॉर्मूले तुम अभी आगे और भी देखोगे, लेकिन सब फॉर्मूले इसी पर बेस्ड है। तो इस चैप्टर का ये आखिरी फॉर्मूला है जहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन को समझ रहे थे। 4 फॉर्मूले थे और चारों फॉर्मूले में ही, इसके अलावा इस चैप्टर में बाहर से कुछ नहीं है, बस इन्हीं फॉर्मूलों को समझना है। अब जैसे इस फॉर्मूले को समझते हैं, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पे बीच में सॉल्वेंट आता है, वरना बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन आता है, बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन आता है। तो पहली बात ये समझो, कंसंट्रेशन अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कई बार हम कहते हैं ना मोल पर लीटर, मोलैरिटी, तो मतलब 1 लीटर, नहीं, ऐसा फिक्स नहीं कि 1 ही लीटर, वो 10 ml 50 ml कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमेशा एक रेशियो दिखाता है अमाउंट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या दिखाता है? अमाउंट का रेशियो। अगर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन सुन रखा है 2 मोल पर लीटर, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 1 ही लीटर है उसमें 2 मोल है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मेरे पास 1 ही लीटर है 2 मोल। इसका मतलब है कि मोल और लीटर का रेशियो 2/1 होगा। मैं जितना भी, मान लो मैं 2 लीटर लूंगा तो मोल 4 होंगे, जितना भी लीटर लूंगा उसका दुगना मोल है।
अगर मैं आधा लीटर लूंगा तो मोल 1 होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमेशा एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अमाउंट को। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के रेशियो को दिखाते हैं। अगली बात समझो कि हमारे पास अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेन तरीके हैं, मास, वॉल्यूम और मोल। ये 3 मेन तरीके हैं अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के। तो कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे अलग अलग टर्म्स आएंगे, अभी आगे 6-7 फॉर्मूला आएंगे, लेकिन सबका मेन मोटिव यही रहेगा। हम चाहे तो मास बाय मास में रिप्रेजेंट कर लें, हम चाहे तो मास बाय मोल में रिप्रेजेंट कर लें, मोल बाय वॉल्यूम में कर लें, वॉल्यूम बाय मोल में कर लें, मोल बाय किलोग्राम में कर लें। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने को, जिनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं, जिनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। अब मास और मोल, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। मास, मोल और वॉल्यूम। तो इन दोनों में से जो मास और मोल हैं वो तो हमारे हो गए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर तुम टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास आ सकते हैं, दूर जा सकते हैं, पार्टिकल पास आ सकते हैं, दूर जा सकते हैं, लेकिन उनका मास या मोल नहीं बदलेगा। मतलब अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है तो टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से वॉल्यूम कम या ज्यादा हो सकता है। तुम किसी भी चीज को गर्म करोगे तो थोड़ा बहुत तो वो एक्सपैंड करता ही करता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठंडा करोगे तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर, समझ में आया? जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसे भी तुम्हें कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगली बात क्या समझनी है? अमाउंट एडिटिव नेचर के होते हैं। अमाउंट एडिटिव नेचर के होता है, लेकिन कंसंट्रेशन एडिटिव नेचर का नहीं होता है। अमाउंट एडिटिव नेचर का होता है, लेकिन कंसंट्रेशन एडिटिव नेचर का नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो मैं सल्यूट को दिखा रहा हूं, सल्यूट को पूरे चैप्टर में बी से दिखाता हूं और सॉल्वेंट को दिखाता हूं ए से, सॉल्वेंट को दिखा लेता हूं ए से। तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा है? कैसे नीट, कैसा डॉक्टर बनेगा रे तू? कैसा डॉक्टर बनेगा? कैसी बातें कर रहे हो? इतना साफ साफ लिखा होने के बाद भी तुम्हें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। इसके अंदर चिल्ला चिल्ला के सब्जेक्ट अपना नाम बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के। सुन पाओ तो सुन लो। तो अगर मैं कहूं मास, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन, सोल्यूट का मास इज इक्वल टू टोटल सोल्यूशन का मास। अगर मैं कहूं वॉल्यूम, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल सोल्यूशन की वॉल्यूम। कह सकते हो ना 10 ml में 50 ml मिलाया तो टोटल 60 ml मिलेगा, 10 ml में 50 ml मिलाया तो टोटल 60 ml मिलेगा। ऐसे ही मोल में भी कह सकता हूं मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब अगर मुझे 3 में से 2 का अमाउंट गिवन है, मुझे सॉल्यूशन का मास पता है, सल्यूट का मास पता है, तो मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूं। मुझे सॉल्वेंट की वॉल्यूम पता है, सल्यूट की वॉल्यूम पता है, तो मैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल सकता हूं। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सिर्फ 2 ही अमाउंट लेते हैं, 2 ही अमाउंट लेते हैं, या तो सल्यूट और सॉल्वेंट या सल्यूट और सॉल्यूशन। सल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, सल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ओके, क्रिकेट विद संजय, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म तुम्हें पता होना चाहिए ना किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में आता है। चैप्टर पूछते तो एक बार मैं मान लेता कि चलो चैप्टर तुम्हें नहीं पता। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर है। हम ड्रॉपर बैच के अंदर हैं, हम नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हमारा एक ही टारगेट है नीट 2024 में 180 में से 180 लेके आना, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो ये अमाउंट है बच्चे लोग, इनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेशियो है, उसको ऐड नहीं कर सकते।
क्योंकि देखो 2/3 11/8, इसको ऐड करके हम 13/11 तो नहीं लिख सकते ना, गलत हो जाएगा। तो रेशियो को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, रेशियो को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऐड नहीं होता है, अमाउंट ऐड हो जाता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं कंसंट्रेशन के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ बेसिक बातें हैं कंसंट्रेशन के बारे में जो हमको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबको? इतना समझ में आया? कंसंट्रेशन का मतलब क्या? जितने भी हम आगे कंसंट्रेशन देखेंगे सब यहीं पे देखेंगे। यही फॉर्मूला है करता धरता, करता धरता भरता, यही फॉर्मूला सब कुछ करता। जैसे सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैरिटी। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या है? ध्यान दो, क्या कितने में कितना डिसॉल्व है। तो मोलैरिटी एक ऐसा टर्म है जो मोल और लीटर में समझाता है। यानी मोलैरिटी समझाता है सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ऊपर क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी में ये वाला अमाउंट मोल में है और ये वाला अमाउंट वॉल्यूम में है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। तो ये मोलैरिटी का सबसे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला। अब इसको तुम कैसे बदल सकते हो? तुम ये भी लिख सकते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हो तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं ना। हाँ, कोई वीडियो डिलीट नहीं होता, सारे वीडियो पढ़े, पुराने लेक्चर भी पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2 भी है इस चैप्टर का। अभी हमने रिसेंटली ही ड्रॉपर बैच स्टार्ट किया है, पूरा यूट्यूब पे ही चल रहा है। 2 लेक्चर हो चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के, तीसरा लेक्चर आज हम कर रहे हैं। इसके बाद हम रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को समझेंगे। तो एक फ्लो में हम पूरा सिलेबस यहीं पे खत्म करेंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन है वो ml में अगर है तो उसको ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो या तो हम बाहर लीटर ml कन्वर्जन करके यहां पे लीटर में रखेंगे हमेशा, या हम अपने फॉर्मूले को ही थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, जो 1000 डिवाइड में वो ऊपर आ जाएगा, जो 1000 डिवाइड में वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये वाला फॉर्मूला तुम ज्यादा यूज करते हुए दिखोगे, क्योंकि कॉमनली हमारे पास डे टू डे लाइफ में ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन या ज्यादातर सॉल्यूशन ml में होते हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल ये चैप्टर 11 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है। और तुम ये सारे चैप्टर 11th वाले कर सकते हो, क्योंकि नीट में तो वही सिलेबस है ना। ठीक है, नहीं तो शाम को 11 का बैच भी चल रहा है, वो भी कर सकती हो। दोनों बैच में अभी हमारा चैप्टर सेम चल रहा है। 11 का सिलेबस थोड़ा आगे है, 12 का ड्रॉपर का सिलेबस थोड़ा पीछे है। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला चैप्टर तुम यहां से कर लो, 11th वाला चैप्टर प्रारंभ बैच से कर लेना, उसकी क्लासेस शाम में होती है। अगर दिन सुबह क्लास करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो ड्रॉपर में ही कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शाम में क्लास करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो शाम में करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी क्लास में तुम्हें दिक्कत कोई नहीं आएगी, जहां दिक्कत आएगी वहां पे बता देना, हम डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, नोट्स हर लेक्चर के तुम्हें टेलीग्राम चैनल सेम पे मिलेंगे, वो कमेंट बॉक्स में है। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो मोल की जगह मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर आएगा 1000, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मोलैरिटी मास का बन गया। लेकिन देखो हम 10 बार चीजें बदलने लगे, अच्छा हमें पता है ना मोल को मास वॉल्यूम नंबर में कैसे बदलते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला याद रखो। मोल और मोलैरिटी का रिलेशन है, जब चाहे मोल निकाल लो, जब चाहे मोलैरिटी निकाल लो। तो इस पे हम नहीं जाएंगे। अगली बात क्या समझ सकते हैं कि यहां पे वॉल्यूम टर्म आ रहा है, यानी मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है।
मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। तो तुम्हें सिर्फ इतना सा देखना होता है, अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आ गया तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, वॉल्यूम टर्म आ गया तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। मोलैरिटी का एक और बहुत यूज होता है सल्यूट के मोल निकालने में, मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, सल्यूट के मोल निकालने तो देखो कैसे निकाल सकते हो। मोल ऑफ सल्यूट को क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो, लीटर में, या तो इस फॉर्मूले से वॉल्यूम को इधर भेज दो, यहां से मोल निकालने हैं तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये इधर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो 1000 है वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये दो फॉर्मूले अलग से इसलिए लिखे क्योंकि हम कई बार मोलैरिटी की मदद से मोल निकालेंगे, कई बार मोलैरिटी की कॉन्सेंट्रेशन की मदद से मोल निकालेंगे, तो बार बार मैं पूरा फॉर्मूला लिख के बताने से अच्छा मैं हर बार मोल को ऐसे डायरेक्टली निकाल लिया करूंगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला तुम्हें दिखाया है ताकि जब तुम 2-4 बार इस चीज को करोगे तो ये फॉर्मूला आसानी से ध्यान में रह जाएगा। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, इसी का दूसरा नाम है मोलर, या इसी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ऊपर वाला मोल नीचे वाला लीटर, तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो देखो फॉर्मूला तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ऐसा ही रहेगा, इसीलिए मैंने बोला ये जनरल आखिरी फॉर्मूला है, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल। बस सब में जो अमाउंट हम लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा मतलब बदलता जा रहा है। तो तुम्हें बस इतना समझना है कि मोलैरिटी अगर बोल रहे हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर दिखाते हैं। कल को मोल फ्रैक्शन आएगा तो उसमें क्या दिखाते हैं, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल दिखाते हैं। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से समझाता हूं यही बात, इसी बात को मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझाता हूं। 4 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml वाटर, मान लो ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हें यहां पे मोलैरिटी निकालनी तो पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो, 40 आ जाएगा। तो हमें सल्यूट के मोल चाहिए होते हैं, मोलैरिटी में क्या चाहिए, सल्यूट के मोल, या तो तुम मोल अलग से निकाल लो या तुम सीधे फॉर्मूले में लिख लो। तो मोलैरिटी हो जाएगा मोल ऑफ NaOH, सल्यूट क्या है इस बार NaOH, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन ml में है, मिलीलीटर में तो इसलिए 1000 आएगा। तो ध्यान रखना 1000 आता है मिलीलीटर से लीटर कन्वर्जन के लिए, मिलीलीटर से लीटर कन्वर्जन के लिए। तो मोल अगर अलग से निकालते तो अलग से निकाल लो, नहीं तो यहीं पे मोल कैसे आएगा, मास दिया गया है। तो याद करो जो हमारा पहला डायग्राम था वो बार बार यूज हो रहा है। तो मास है 4, मोलर मास कितना है 40, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 250, और ऊपर कितना है 1000। जीरो 0.5 मोल्स पर लीटर या 0.5 मोलर, 0.5 मोल्स पर लीटर या 0.5 मोलर, इसी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि ग्लूकोज के कितने ग्राम होंगे, ग्लूकोज के कितने ग्राम होंगे, यस 0.5, वेरी गुड वेरी गुड, ग्लूकोज के कितने ग्राम होंगे 200 ml सेमी मोलर सोल्यूशन में। तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी फाइनल, सेमी सर्कल होता है ना, तो सेमी का मतलब होता है बच्चों आधा। कई बार ऐसे लिखा आता है सेमी लिखाओ, सेमी मोलर, सेमी नॉर्मल, तो सेमी का मतलब है आधा। डेसी लिखाओ तो डेसी का मतलब है 1/10। सेंटी लिखाओ, सेंटीमीटर जैसे, तो 1/100। तो सेमी मोलर मतलब मोलैरिटी। तो इस बार देखो हमें क्या गिवन है, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में 3 चीजें होती हैं, सल्यूट का अमाउंट, टोटल अमाउंट और कंसेंट्रेशन। कोई भी 2 देके तीसरा पूछ सकते हैं। इस बार हमें ग्लूकोज का मास निकालना है, तो चाहो तो फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो 1000। हमें यह भी दिया है
वॉल्यूम मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया है, मोलैरिटी भी दिया है। या इसीलिए मैंने कहा था ना कई बार इसका यूज मोल निकालने में होगा, तो मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ ग्लूकोज, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो इसीलिए बच्चों मैंने ये वाला फॉर्मूला अलग से लिख के दिखा दिया था कि हम कई बार इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो ये मत सोचना कि कोई नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आया है। यहां पे 4 फॉर्मूले नहीं, एक ही फॉर्मूला है ये वाला, बाकी सब उसी के अलग अलग रूप है। क्योंकि मास निकालना तो अभी पहले मोल, कुछ भी निकालना पहले मोल। मोलैरिटी कितनी है 1/2 है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200, किसमें है मिलीलीटर में, तो बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, अगर लीटर में होता तो नहीं करते। तो मोल्स आ गए 1/10। मोल्स कितना आ गए 1/10। माइन आंसर आया क्या? मोल्स आ गए 1/10। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? मोल से मास कैसे जाते हैं? मोल से मास जाते हैं मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को हम डिसॉल्व करते हैं 200 ml पानी में, 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम डिसॉल्व करते हैं 200 ml पानी में, तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा उसकी मोलैरिटी 1/2 होगी। जो हमें सोल्यूशन मिलेगा उसकी मोलैरिटी 1/2 होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन अब तुम्हें करना है। कितने वाटर में 3 ग्राम एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया जाए एक ऐसा सोल्यूशन मिले जो m/10 हो। कई बार मोलैरिटी ऐसे m/10, m/200 ऐसे भी दिखाते हैं। m/10 का मतलब क्या है? m इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 1/10 है, उसकी मोलैरिटी 1/10 है। तो कई बार जो यूनिट होता है उसको न्यूमरेटर में लिख के ही दिखा देते हैं, यूनिट को न्यूमरेटर में लिख के ही दिखा देते हैं। तो अब बताओ कितने ml पानी में हम 3 ग्राम है ना, 3 ग्राम एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करें ताकि जो हमें सोल्यूशन मिले वो m/10 मिले, जो सोल्यूशन मिले वो m/10 मिले। एसिटिक एसिड C2H4O2 भी लिख सकते हो। मोलर मास तुम इसका निकाल सकते हो, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। चलो फटाफट आंसर निकालो, देखिए किसका आंसर सही आता है। हाउ मच ml ऑफ वाटर? तो मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल दिखाए, यही 3 एग्जाम्पल मतलब यही 3 जनरल काम है। मोलैरिटी, मोल, वॉल्यूम से मोल या मोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब आ गई, मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर सब। या फिर मोलैरिटी निकालना तो ये दोनों दिया होगा, ये दोनों दिया है तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों दिया है तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों दिया है तो ये निकाल सकते हो। तो क्या दिया है उसके बेसिस पे बची हुई चीज निकाल सकते हो। देखो पहले मोल निकाल लेते हैं एसिटिक एसिड के अलग से, नहीं तो वहीं पे निकाल लेते हैं। इस बार हम अलग से निकालें, ये अपने ऊपर है कि मोल को जहां पे यूज करना है वहीं पे निकालो या अलग से निकालो। अलग से निकालने से थोड़ी कैलकुलेशन करने से बच जाते हो या कैलकुलेशन में गलती करने से बच जाते हो। तो जो भी मास था उसको मोलर मास से डिवाइड किया, मास को मोलर मास से डिवाइड किया। मोलैरिटी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में है तो इंटू 1000। इस बार क्या क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है 1/10, मोल कितना है 1/20, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 0 से 0 कटा, वॉल्यूम कितना आ गया 1000/2, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। ओके बस वैसे भी ये हमारा आज का आखिरी क्लास था। दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज क्लास। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने क्या समझा है? अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहला समझा है मोलैरिटी। ऐसे जो बच्चे ड्रॉप के हैं उन्हें पता है कि ऐसे 5-6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म और आते हैं।
बट अगर तुम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूजुअलाइज या एक जनरल व्यू देखोगे तो सबके फॉर्मूले ऐसे ही है। हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक रेशियो ऑफ अमाउंट को दिखाता है, रेशियो ऑफ अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास किस रेशियो में अमाउंट है। वो अमाउंट मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो अगली क्लास में हम लोग बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी समझेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारी चीजें। आज के लिए जो हमने मोल एनालिसिस की थी वो तुम्हारे लिए सबसे पहले रिवाइज करो, जितना भी हमने पढ़ा है उन सब चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। देन नोट्स से क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी तुम्हें नोट्स मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे? कमेंट में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इन्फिनिटी लर्न नीट के नाम से। और तीसरा, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो टेंशन मत लेना कि सर अगले साल के लिए अभी से डर लग रहा है, सर पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, सर मेरा लेवल ज्यादा नहीं है, सर मैं मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाता हूं, नंबर नहीं आ पाते, इस बार नंबर कम रहेगा, अगली बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस बार तो 100 नंबर ही आ रहे हैं, अगली बार 700 कैसे लाऊंगा। टेंशन मत लेना, बस रोज की मेहनत है। अगर तुम्हें किसी भी दिन लगे ना यार मैं रोज मेहनत कर रहा हूं फिर भी शायद ना हो पाए, नहीं होगा, गारंटी ले लो, रोज की मेहनत कर रहे हो तो पक्का होगा। और अगर तुम रोज की मेहनत नहीं करो, तुम 2 दिन में एक बार जाग रहे हो कि हाँ यार नीट करना है, 5 दिन में एक बार सोच रहे हो कि नीट करना है, तो फिर उसमें डाउटफुल है, फिर तो स्वयं श्री राम आके भी तुम्हारी मदद करें तो शायद ही सिलेक्शन हो पाए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में रोज मेहनत करो, रोज का 1 घंटा भी अगर एक सब्जेक्ट को दे पाते हो, क्योंकि जो ड्रॉपर है उनके पास तो दिन ही दिन है, पूरा टाइम खाली है, तो रोज का 1 घंटा भी अगर प्रैक्टिस के लिए दे पाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वरना तुम यहां पे लेक्चर कितने भी देख लो, तुम दिन भर बैठ के 24 के 24 घंटे वीडियो लेक्चर्स देखते रहोगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर याद होगा लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बच्चों, प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन होता है। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को समझो, ये नहीं कि सिर्फ आंसर निकालो, उन क्वेश्चन को समझो भी कि कैसे सॉल्व किया गया है। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे, डाइल्यूशन मिक्सिंग को पढ़ेंगे और कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्जन को पढ़ेंगे। उसी के साथ कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन हम लोग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर मूव करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।